अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बरवक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैंने सांप से मुखातिब होकर कहा, मेरा विश्वास मित्र अग्नि सांप के साथ ही शिवजी महाराज के हुक्म पर इस औरत के जिस्म में अग्नि सांप ने जितना जहर दाखिल किया है वो सारे का सारा चूस ले। दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह पाक, तू जानता है कि मैं सारा ड्रामा किस रुपए पैसे के लालच में नहीं कर रहा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ दुश्मन पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर के जिद्दोजहद के खिलाफ जो नापाक अदाइम है, इन्हें तबाह बर्बाद करने के लिए कर रहा हूँ। तू हर शय पर कादिर है। सांप को हुक्म दे दे कि वो औरत के जिस्म से सांप का जहर चूस ले। जरा गौर करें, अगर इस वक्त सांप मेरी बात ना मानता और मेरी हथेली पर ही बैठा रहता तो मुझे किस कदर जिल्लत और नदामत उठानी पड़ती, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी इज्जत रख ली। सांप मेरा हुक्म सुनते ही मेरी हथेली पर से उछलकर बेहोश औरत के जिस्म पर कंबल के ऊपर गिरा और उसके पाँव की तरफ रेंगने लगा। औरत यानी मेजर अर्जुन सिंह की पत्नी वर्षा के पाँव कंबल के अंदर थे। सांप पाँव के पास जाकर बैठ गया। मैं समझ गया, बल्कि मुझे अकल आ गई। सांप मेरी तरफ देख रहा था, बल्कि कह रहा था, अहमक इंसान, औरत के पाँव कंबल से बाहर निकलवा। मैंने कंबल के अंदर घुसकर औरत के टखनों पर मुंह रखकर जहर चूसा तो किसी को नजर नहीं आएगा। सब यही कहेंगे कि यह अस्पताल के डॉक्टरों की दवाइयों का असर था कि वर्षा को होश आ गया है। सांप ने कुछ भी नहीं किया। मैंने जल्दी से कहा, औरत के दोनों पाँव कंबल से बाहर निकाल लो, जल्दी करो, शिव महाराज का सांप तुम्हारा नौकर नहीं है, ये इंतजार नहीं करेगा। अर्जुन सिंह ने लपक कर अपनी पत्नी के दोनों पाँव कंबल से बाहर निकाल दिए और सांप से खौफजदा होकर पीछे हट गया। मैंने सांप से कहा, मेरे बच्चे, मेरे विश्वास मित्र, इस अभागन मेजर की बीवी के पाँव के बदन से अग्नि सांप का सारा जहर चूस ले और इसको फिर से स्वभागन बना दे। दिल में कहने लगा, या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। सांप ने मेजर की बीवी के पाँव के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कमाल है, ये सांप भी मुझे देखकर ड्रामा करने लगा था। हालांकि इसे पता था कि इसने वर्षा को किस टखने के पास रसा है, या हो सकता है वो कोई अपनी रस्म और रिवायत पूरी कर रहा हो। वर्षा के दोनों पाँव आधी पिंडियों तक नंगे थे, पाँव भी दर्द हो रहे थे। आखिर सांप ने वर्षा के बाएं टखने पर एक जगह अपना मुंह लगा दिया। बेडरूम में अजीब दहशतनाक किस्म की खामोशी छा गई। किसी के सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी। सब नंबाखोर थे। अर्जुन सिंह और जवान औरत आंखें फाड़े सांप को वर्षा के जिस्म का जहर चूसते देख रहे थे। बूढ़ी औरत भी उठकर खड़ी हुई थी। इसके चेहरे पर भी खौफ और दहशत के असरात थे। कोई 1 मिनट तक सांप जहर चूसता रहा, फिर इसने अपने मुंह से सियाह रकीक मादा, जो यकीनन जहर ही होगा, कंबल पर उगल दिया। दोनों औरतों के हलक से खौफजदा आवाजें निकल गई। मैंने हाथ के इशारे से इन्हें डांट दिया कि खबरदार कोई आवाज ना निकालो। सांप जहर चूसता और फिर कंबल पर ही जहर उगल देता। इस तरह इसने कोई 10-12 मरतबा किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंबल के ऊपर से रेंगता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने इसे आहिस्ता से हथेली पर उठाकर तपाई पर बिठा दिया और कहा, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, ले अब दूध पी ले। सांप के होंठ जहर की वजह से स्याह हो रहे थे। इसने प्याली में दूध पीना शुरू कर दिया। इतने में बेहोश वर्षा ने गहरा सांस लिया। अर्जुन सिंह और दोनों औरतों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वो वर्षा के सिरहाने की तरफ लपके। मैंने इन्हें डांट दिया, खबरदार अभी इसके करीब मत जाना। तीनों जहां तक आए थे वहीं रुक गए। पहले मेरे बच्चे को, मेरे विश्वास मित्र को दूध पी लेने दो। अर्जुन सिंह और बूढ़ी औरत ने हाथ बांध कर कहा, जय शिव शंकर की जय। वो अपनी जगह पर साकत होकर खड़े थे और वर्षा को होश में आते देख रहे थे। मैं दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। वर्षा ने अपने सर को 2-3 बार दाएं बाएं फेरा, फिर आंखें खोल दी। दोनों औरतें और अर्जुन सिंह मेरे हुक्म के मुंतजिर थे कि मैं इन्हें हुक्म दूं तो वो वर्षा की तरफ बढ़ें, इसको मुबारकबाद दें, इसे गले लगाएं। वर्षा ने मुझे भी देखा, सांप को भी देखा जो दूध पी रहा था। इस पर दहशत तारी हो गई। इसने आंखें बंद कर ली और खुश सहमी हुई आवाज में कहा, यही सांप था, यही सांप था। वो सच्ची थी। इसने जब सांप ने इसे डसा था तो इसको टेबल लैंप जलाकर पलंग से उतरकर कालीन पर रेंगते हुए सांप को देख लिया था। मैंने फौरन कहा, मूर्ख औरत, ये वो सांप नहीं है, वो अग्नि सांप था। ये सांप शीशनल सांप है। ये शिव देवता ने तुझे बचाने के लिए भेजा है। इस सांप ने तुझे हलाक करने के लिए डसा था। इस सांप ने तेरे बदन का सारा जहर चूस कर तुझे फिर से जिंदा कर दिया है। वर्षा आंखें खोलकर दूध पीते सांप को देखने लगी। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, वो दूसरा सांप था। आह, मुझे नींद आ रही है। मैंने इसके खाविंद अर्जुन सिंह और दोनों औरतों से कहा, इसको प्यार करो, दिलासा दो, देवताओं ने इसको दोबारा जिंदगी दी है। अर्जुन सिंह और दोनों औरतें वर्षा के पास जाकर इसको हौसला, दिलासा और तसल्लियां देने लगे। वर्षा कमजोर आवाज में कह रही थी, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। बूढ़ी औरत ने कहा, पुत्र, इसे सोने ना देना, जहर फिर असर करने लगेगा। मैंने इसे झड़क दिया, माई तुम कौन होती हो कोई हुक्म देने वाली। फिर मैंने अर्जुन सिंह से कहा, अर्जुन सिंह, अपनी पत्नी को बेशक सो जाने दो, जब ये सोकर उठेगी तो तरोताजा होगी। हाँ, इसके लिए 3 चूदों की यखनी तैयार करके रख लो। जब ये उठे तो हम खुद इसे पिलाएंगे, इसके जिस्म की खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। मेजर अर्जुन सिंह फौरन बेडरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा ताकि चूदों की यखनी तैयार करवाने का ऑर्डर दे दे। ये लोग मेरे मुरीद हो गए थे। मैंने चमत्कार यानी करामत ही ऐसी दिखाई थी कि इन्हें मुरीद होना ही था।
आप सब ने शाम को कब्रस्तानों, मैदान, जंगल में इधर उधर दौड़ते भागते सपेरों के आगे बीन पर झूमते देखा होगा। आप में से शायद एक आधे ने शाम को किसी इंसान को डसते भी देख लिया हो, मगर आप में से कोई शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने ये सब मंजर देखा हो कि शाम किसी के जिस्म से जहर चूस रहा हो। ये अल्लाह के हुक्म से और मेरे दोस्त शाम की मेहरबानी से हो गया था। वो लोग मेरे मती हो गए थे। मैं वर्षा के पलंग से हटकर सोफे पर बैठ गया था। शाम को मैंने अपने झूले में वापस रख लिया था। अर्जुन सिंह, बूढ़ी औरत और जवान दोनों औरतें मेरे कदमों में कालीन पर बैठी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हें श्लोक मुझे याद थे सुना सुना कर इनका मतलब बता रहा था। मेरे आगे मेज पर मुलाजमा चीनी की कीमती थालियों में तरह तरह की मिठाइयाँ और फल रख कर गई थी। मुझे भूख लग रही थी। मैंने खूब सैर होकर फल और मिठाइयाँ खाई थी और अब कश्मीरी कहवा पी रहा था। कोई 1 घंटे के बाद वर्षा ने आंखें खोल दी। मैंने इससे मुखातिब होकर कहा, बालके अब तबीयत कैसी है? वर्षा उठकर पलंग पर बैठ गई। मेजर और दोनों औरतें भी पलंग पर इसके पास जा बैठी। कोई इसके बाल ठीक करने लगा, कोई इसकी बलाई ले रहा था। अर्जुन सिंह अपनी बीवी के हाथ अपने हाथों में ले दबा रहा था और कह रहा था, वर्षा डार्लिंग, गुरुजी की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। सांप ने तेरे बदन का सारा जहर चूस लिया है। इस दौरान वर्षा का वो कंबल जिस पर सांप ने जहर चूस कर उगला था तब्दील कर दिया गया था। वर्षा ने सहम कर पूछा, क्या सांप ने मेरे जिस्म का जहर निकाला था? मैंने कहा, वर्षा घबराने की जरूरत नहीं बालके, सांप ने शिव महाराज के हुक्म पर तुम्हारे जिस्म में से सांप का जहर चूस कर फेंक दिया है। अब तुम पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गई हो। तेरे शरीर में एक रत्ती भर भी सांप का जहर नहीं रहा। मैंने अर्जुन सिंह से कहा, अर्जुन सिंह बोला, जी महाराज। वो बड़े अदब से हाथ जोड़ रहा था। वर्षा बीवी को यखनी पिलाओ। मेजर अर्जुन सिंह दरवाजे में खड़ी मुलाजमा को इशारा करने लगा। मुलाजमा ट्रॉली लेकर अंदर आ गई। ट्रॉली पर यखनी का प्याला रखा हुआ था। मेजर अर्जुन सिंह खुद अपनी बीवी वर्षा को यखनी पिलाने लगा। वो यखनी ना भी पिलाता तो इसकी बीवी को कुछ नहीं होना था, मगर अदाकारी के साथ ही मीनाकारी भी बड़ी जरूरी थी। मैं इसके फौरन बाद उठकर खड़ा हो गया। मैंने त्रिशूल वाला हाथ बुलंद करके कहा, अब हम जाते हैं। जिस काम के लिए भगवान शिव ने हमें यहाँ भेजा था वो पूरा हो गया। मेजर अर्जुन सिंह और दोनों औरतें मेरे जाने का सुनकर जैसे परेशान हो गई। महाराज, अभी कुछ देर रुक जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये इल्तिजा मेजर अर्जुन सिंह की थी, जिसके साथ मुझे बड़े काम पड़ने वाले थे, मगर मैं इसकी अकीदत को मजबूत करना चाहता था। मैंने कहा, नहीं बच्चा, हमें इससे ज्यादा देर यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं है, हम चलते हैं। अर्जुन सिंह हाथ बांध कर सामने आ गया। बड़ी आजिज़ी से बोला, महाराज, कल रात का खाना हमारे भवन पर खाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं खुद अपने मिशन को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता था। जब इसने कल की दावत दे दी तो मैंने कहा, अच्छा बाल के, अगर तेरी इच्छा यही है तो फिर हम कल तुम्हारी खातिर आ जाएंगे। दोनों औरतें और मेजर अर्जुन सिंह खुशी से निहाल हो गए। मैंने देखा कि पलंग से टेक लगाकर बैठी हुई मेजर की खूबसूरत बीवी वर्षा भी हाथ बांधे मेरी तरफ बड़ी अकीदत से देख रही थी। मैंने दूरी से त्रिशूल वाला हाथ उठाकर इसे आशीर्वाद दिया और कहा, वर्षा फिक्र मत कर, अब तुझ पर सांप तो क्या किसी चूटी के कांटे का भी असर ना होगा। हम कल आएंगे। जय गंगा मैया, जय माता शेरे वाले की जय। मैं बेडरूम से निकल गया। मेजर अर्जुन सिंह मेरे पीछे पीछे आया। दोपहर ढलने लगी थी। कहने लगा, महाराज, आपको जहाँ जाना है मेरी गाड़ी आपको वहाँ छोड़ आएगी। मैंने कहा, अर्जुन सिंह, हम जोगी सन्यासी हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, हम भी नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है। जय शिव शंभे। मैं पैदल ही वापस इस टीले की तरफ चल पड़ा जिस टीले से उतरकर मैं इन क्वार्टरों में आया था। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे मेजर अर्जुन सिंह कब तक मुझे देखता रहा। बहरहाल जब मैं टीले के पास पहुंचकर मुड़ गया तो मैंने पलट कर देखा। फौजी क्वार्टर वहां से नजर नहीं आ रहे थे। मैं टीले की चढ़ाई चढ़कर ऊपर चीड़ के दरख्तों में आ गया तो झूले में से सांप को निकाल कर कहा, मेरे दोस्त, तुमने दोस्ती का हक ही नहीं निभाया, बल्कि इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जहाद में अपने तौर पर हिस्सा डाला है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बूढ़े कश्मीरी वाली खुफिया गाह में आकर मैंने सांप को एक बार फिर दूध पिलाया और इसे खो में सूखी घास पर बिठा दिया। सांप ने मेरी तरफ सर उठाकर देखा, फिर सर नीचे करके जलेबी की तरह हो गया और सर अपनी कुंडली में छुपा लिया। लकड़ी के झोंपड़े में बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए खाना लेकर बैठा था। शेरबाज खान अभी तक नहीं आया था। बूढ़ा कश्मीरी कहने लगा, मैंने तुम दोनों का खाना तैयार कर रखा है। मैं मेजर अर्जुन सिंह के हाथ से मिठाइयाँ और फल खाया। मैंने बूढ़े कश्मीरी मुजाहिद से कहा, बाबा, आज मुझे भूख नहीं है, शेरबाज के लिए खाना रख छोड़ो, हो सकता है वो रात को किसी वक्त आ जाए। कश्मीरी मुजाहिद ने कोई जवाब न दिया और खाने के बर्तन उठाकर किचन की तरफ चल दिया। मैं रात देर तक लिहाजा फोड़े जागता रहा और सोचता रहा कि मुझे क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। डोगरा मेजर और उसकी सारी फैमिली पर मैंने अपना जबरदस्त असर डाल दिया था। अब मुझे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। किसी दूसरे इंसान पर असर डालना आसान होता है, लेकिन इस असर को अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना बड़ा नाजुक काम होता है। इसके लिए बड़ी अक्ल और बड़ी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। ज़रा सी बेहतियाती से न सिर्फ दूसरे पर डाला हुआ असर खत्म हो जाता है, बल्कि खुद आदमी की अपनी हैसियत खतरे में पड़ जाती है। डोगरा मेजर अर्जुन सिंह एक तरह से मेरा मुरीद बन चुका था। ये इंडियन फौजी अफसर इस पुरस्कार मिलिट्री प्रोजेक्ट का इंचार्ज था, जो श्रीनगर शहर के नवाही पहाड़ियों के जंगल में जेर ज़मीन काम कर रहा था या काम करने वाला था। मुझे इस खुफिया प्रोजेक्ट की पूरी सुराग रसानी करनी थी और पहले ये मालूम करना था कि मिलिट्री प्रोजेक्ट किस नौयत का है।
इसके बाद अगर ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सलामती और मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंदों की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए खतरे का बायस हो सकता था तो इसे तबाह व बर्बाद करना था। ये एक तरह से डबल मिशन था। पहला मिशन जासूसी और सुराग रसानी का था और दूसरा मिशन प्रोजेक्ट को तबाह करने का था। दोनों मामलों में इंतहाई एहतियात और फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत थी। दूसरे दिन कमांडो शेरबाज खान आया तो वो खुश भी था और हैरान भी था। कहने लगा, कल मेजर अर्जुन सिंह के घर जो साधु आया था और जिसने इसकी बीवी को मौत के मुंह से निकाल लिया था, अगर वो तुम ही थे तो तुमने जो करामात वहाँ दिखाई है इसका चर्चा पूरे शहर में जगह जगह हो रहा है। लोग कहते हैं कि एक सपेरे के पास ऐसा सांप है जिसने मेजर की बीवी के जिस्म का सारा जहर चूस लिया। क्या वाकई ये तुम ही थे या वहाँ तुम्हारे बजाय कोई दूसरा साधु सपेरा आ गया था? पहले तो मैंने सोचा कि शेरबाज को असल हालात ना बताऊं, फिर ख्याल आया कि ये बातें मैं कब तक इससे छुपा कर रखूंगा। वो मेरा साथी है, इसके साथ मिलकर ही हमें इस पूरे रात प्रोजेक्ट का पता चलाना और इसे बर्बाद करना है। चुनाचे मैंने कमांडर शेरबाज को सारे वाकयात बता दिए। मैंने इसे यह भी बता दिया कि कारनामा इसी शाम का है जिसको वो पसंद नहीं करता था और कहता था कि इसे जंगल में छोड़ दो। शेरबाज चेहरे पर हैरत लिए मेरी बातें सुनता रहा। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका तो वो बोला, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि एक सांप ये काम कर सकता है। मैंने कहा, बहरहाल ये काम इसी सांप ने किया है, ये करिश्मा इसी सांप ने दिखाया है। मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेरा दोस्त सांप है, अब तुम्हें भी इसे अपना दोस्त समझना होगा। ये हमारा साथी है और हमारी कमांडो पार्टी का कारकुन बन चुका है। कमांडर शेरबाज पर भी सांप के बारे में कोई ज़्यादा असर ना हुआ। इसने मुझसे पूछा कि अब आगे क्या करना है, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। मैंने कहा, पहले चाय पीते हैं फिर गौर करेंगे। कश्मीरी मुजाहिद हमारे लिए कश्मीरी चाय से भरा हुआ समावार लेकर आ गया। हम चाय पीने और बातें करने लगे। मैंने अपने जहन में एक हिकमत अमली सोच ली थी, एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर लिया था। मैंने कमांडो शेरबाज को इससे आगाह किया तो वो खामोशी से गौर करता रहा। फिर बोला, क्या तुम समझते हो ये ठीक रहेगा? क्यों नहीं, 100% ठीक रहेगा। मैंने जब लाइन ऑफ एक्शन यानी अपनी सुराग रसानी की पूरी तफसीलात इसे बताई तो बहुत जल्द कायल हो गया। मैंने इसे बताया कि सुराग रसानी का ये मिशन आज रात से शुरू हो जाएगा क्योंकि मैं इसी रात मेजर अर्जुन सिंह के घर जाने वाला था। कमांडो शेरबाज ने सिर्फ इतना कहा, दोस्त बेहद मोहतात रहना, तुम जाने दुश्मनों के पास जा रहे हो। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना कि तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले भी लग सकते हैं। मैंने कहा, मैं इससे गाफिल नहीं हूँ। तुम्हें बहरहाल इंडियन आर्मी के खुफिया मिलिट्री प्रोजेक्ट का सुराग लगाना है, ख्वाह इसके लिए हमें कुछ क्यों ना करना पड़े। कमांडर शेरबाज शाम तक मेरे पास बैठा रहा। इसके बाद वो भी चला गया। इसके जाने के बाद मैंने अर्जुन सिंह के यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। मुंह हाथ धोकर माथे पर शिव जी का नया तिलक लगाया, साधुओं वाले लिबास पहना। सांप को साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी। तैयार होकर सांप के पास इसकी कोह में गया और इससे कहा, दोस्त मैं अपने टारगेट पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तवील सफर तय करना है, लेकिन हम इस मिशन में एक दूसरे के साथ रहेंगे। खुदा हाफिज। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि जब भी मैं सांप के सामने जाता वो एक बार अदब से सर जरूर झुका देता था। मुझे कादिर खान के अल्फाज याद आ जाते, ये सांप अब तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि तुम्हारा मती और मुरीद बन चुका है। ये तुम्हें अपना महानाग देवता का अवतार समझने लगा है। ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगा, तुम्हारा गुलाम भी होगा और तुम्हारा दोस्त भी होगा। उस वक्त भी जब मैं सांप को खुदा हाफिज कहकर जाने लगा तो सांप ने सर झुकाकर मुझे अलविदा कहा। मैं पहाड़ी रास्तों से होता हुआ मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मेजर अर्जुन सिंह का अर्दली क्वार्टर के बाहर मेरे इंतजार में खड़ा था। क्वार्टर के बरामदे के बाहर बल्ब रोशन था। जैसे ही अर्दली ने मुझे देखा, हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और बोला, महाराज पधारिए, मेजर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। इतने में डोगरा मेजर अर्जुन सिंह भी तेज तेज फौजी कदम उठाता बाहर आ गया। आगे बढ़कर मेरे पहुंच हुए और हाथ बांध कर बोला, महाराज च्यूटी के घर नारायण पधार गए हैं। पधारिए महाराज, आइए। वो मुझे बड़े एहतराम के साथ कमरे में ले गया। मैंने देखा कि कमरे में 6-7 दूसरी औरतें भी बैठी हुई थी। वो बनी सबरी थी। कमरे में तरह तरह के परफ्यूम्स की खुशबू फैली हुई थी। जाहिर है ये सारे दूसरे फौजी अफसरों की बीवियां या बहनें ही थी। मेजर की बीवी वर्षा भी नहा धोकर नई साड़ी पहने सोफे पर बैठी थी। मुझे अंदर आता देखकर सब औरतें यहाँ उठ खड़ी हुई। सबने हाथ बांध रखे थे। मुझे इन औरतों से कोई काम नहीं था, बल्कि ये औरतें मेरे मिशन में रुकावट का बायस बन सकती थी। मैं सोफे पर ना बैठा, वहीं खड़े खड़े मैंने त्रिशूल उठाकर कहा, अर्जुन सिंह कमरे में से तमाम औरतों को निकाल दो, नहीं तो हम अभी वापस जाते हैं। मेजर घबरा गया, मगर मेरा हुक्म था। औरतें भी परेशान हो गई। मेजर ने इसी वक्त सब औरतों को दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने कहा, सिर्फ अपनी पत्नी वर्षा को रहने दो, हम इसका इलाज करने आए हैं, यहाँ कोई चमत्कार दिखाने नहीं आए। जब कमरे से तमाम औरतें चली गई और सिर्फ मेजर अर्जुन सिंह और उसकी पत्नी वर्षा ही वहाँ रह गए तो मैं सोफे पर बैठ गया। मेरे बैठने के बाद मेजर और उसकी पत्नी भी सोफे पर मेरे सामने बैठ गई। मैंने त्रिशूल एक तरफ रख दिया और झूले में से एक पुरानी नोटबुक निकाल कर इसे खोला। ये पुरानी नोटबुक कमांडर शेरबाज ने मुझे कहीं से लाकर दी थी। इस पर मैंने अपने हाथ से हिंदी में कहीं कहीं ओम, हिंदी के श्लोक और तुलसीदास के 2 लिखे हुए थे। एक कागज पर मैंने हिंदी में जय शिव लिखा हुआ था। मैंने वो कागज निकाल कर सामने मेज पर रख दिया और उसे गौर से देखने लगा। कोई 1 मिनट तक कागज को गौर से देखता रहा। किसी वक्त पेज की दफी में सर हिलाता। ये सब अदाकारी थी और मेरे मिशन के लिए इंतहाई जरूरी थी। फिर मैंने कॉपी बंद कर दी और मेजर की पत्नी की तरफ देखकर बोला, वर्षा रानी अब तुम कैसी हो? वर्षा बड़ी अकीदत के साथ बोली,
महाराज आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ, जरा सी कमजोरी बाकी है। मैंने कहा भगवान ने चाहा तो कल तक वो भी जाती रहेगी। मैंने गहरा सांस भरा और सोफे से टेक लगा दी। वर्षा की तरफ गहरी नजर से देखा, फिर मेजे की तरफ देखकर कहा, अर्जुन सिंह तुम बड़े खुशकिस्मत हो, बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारी बीवी को जिस अग्नि सांप ने काटा था, इसका कांटा आज तक जिंदा नहीं बचा। अगर तुम एक दिन और वर्षा रानी को अस्पताल में रखते तो इसके सारे बदन में आग लग जानी थी। अग्नि सांप जिस किसी को काटता है वो पहले बेहोश हो जाता है। जहर जिस्म में अंदर ही अंदर काम करता रहता है। एक दिन गुजर जाने के बाद आदमी खून के जरिए जलना शुरू हो जाता है और फिर एकदम जिस्म में आग भड़क उठती है। वर्षा के चेहरे पर खौफ के आसार थे। मेजर बोला, महाराज अस्पताल के एक डॉक्टर ने मुझे पहले रोज ही बता दिया था कि आपकी पत्नी के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जहर इसके दिमाग तक पहुंच चुका है। मैंने कहा, इसने तुम्हें ठीक कहा था अर्जुन सिंह, हम ऐन वक्त पर आ गए, इसलिए कि हमें देवताओं की तरफ से ऑर्डर मिला था। नौकरानी फल फ्रूट रखकर चली गई। वर्षा मुझे सेब छील छील कर देने लगी। ये औरत वाकई बड़ी खुश शक्ल थी, मगर मुझे इसकी खूबसूरती से कोई सरोकार नहीं था। अब मैंने वो बात शुरू की जो मेरी हिकमत अमली और लाइन ऑफ एक्शन का पहला कदम था। मैंने कहा, मेजर अर्जुन सिंह, इस वक्त तुम्हारी पत्नी भी यहाँ मौजूद है। मैं इसके सामने तुम्हें एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर वर्षा रानी और मेजर के चेहरे लटक गए। महाराज, क्या कोई गलती हो गई है हमसे? मैंने मेजर से कहा, अरे नहीं बाल के, ऐसी बात नहीं है, गलती तुम्हारी पत्नी से हुई है। दोनों हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने वर्षा से कहा, वर्षा रानी, जिस रात तुम्हें अग्नि सांप ने काटा था, इसकी शाम को तुम जब अपने मकान के बागीचे में टहल रही थी तो तुम्हारे पाँव घास पर इस जगह पड़ गया था जिसके नीचे अग्नि सांप के 2 छोटे छोटे बच्चे सोए हुए थे। तुम्हारे पाँव के नीचे आकर अग्नि सांप का एक बच्चा मर गया था। बस अग्नि सांप ने अपने बच्चे का इंतकाम लेने के लिए रात को तुम्हें आकर डस लिया। मेजर अर्जुन सिंह कहने लगा, महाराज, अग्नि सांप ने मेरी पत्नी से अपने मरे हुए बच्चे का बदला ले लिया। अब किस बात का खतरा है महाराज? मैंने फौरन कहा, मगर तुम्हारी पत्नी जिंदा है, वो मरी नहीं है। मैंने इसे बचा लिया है। अग्नि सांप इसे मारना चाहता है, वो फिर तुम्हारी पत्नी पर हमला करेगा। मेरा इतना कहना था कि वर्षा रोने लगी। मेजर का भी रंग उड़ गया। इसने मेरे घुटने पकड़ लिए और आजिज़ी से बोला, महाराज, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वर्षा को अग्नि सांप से बचा लीजिए। मैं जन्म जन्म आपका दास रहूंगा। ये मेरा पहला तीर था जो ठीक निशाने पर जाकर लगा था। मैंने कहा, मूर्ख, हमारी वजह से अभी तक अग्नि सांप को तुम्हारी पत्नी के पास आने की हिम्मत नहीं हुई है, इसलिए कि वर्षा रानी के बदन को हमने अपने हाथ से छुआ था। हमारे हाथ की खुशबू वर्षा रानी के जिस्म में समा गई है। इस खुशबू की वजह से अग्नि सांप इसके करीब नहीं आता, वरना वो तो तुम्हारे क्वार्टर के इर्द गिर्द रात को कई चक्कर लगा चुका है। वर्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, अगर ये बात है तो फिर अग्नि सांप मेरे पास कभी नहीं आ सकेगा। मैंने कहा, मूर्ख लड़की, मेरे हाथ की खुशबू ज्यादा देर तक तुम्हारे जिस्म में कायम नहीं रह सकती, ज्यादा से ज्यादा एक दिन और रहेगी। इसके बाद जैसे ही मेरे हाथ की खुशबू गायब होगी, सांप आकर तुम्हें डस लेगा और फिर शायद तुम्हें मैं भी बचा नहीं सकूंगा, क्योंकि अग्नि सांप तुम्हें डस कर बेहोश नहीं करेगा, वो अपने जहर से इसी वक्त तुम्हारे जिस्म में आग भड़का देगा। वर्षा का चेहरा खौफ के मारे दर्द पड़ गया। मेजर अर्जुन सिंह भी परेशान हो गया। कुछ देर के लिए ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। मैं भी जानबूझकर खामोश रहा। मैं चाहता था कि इन दोनों में से कोई पूछे कि इसका कोई इलाज या तोड़ भी है। आखिर मेजर ने पूछ लिया। कहने लगा, महाराज, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, इसका कुछ उपाय करें। आप देवता समान हैं, आप चाहें तो मेरी पत्नी को इस विपदा से मुक्ति दिला सकते हैं। मैंने आंखें बंद कर ली और 2-3 लंबे लंबे सांस लिए, फिर आंखें खोलकर कहा, इसका एक ही इलाज है कि अग्नि सांप को ढूंढकर हलाक कर दिया जाए। मेजर जल्दी से बोला, महाराज, मुझे बताएं अग्नि सांप कहाँ मिल सकता है, मैं अपनी फौज की पूरी यूनिट भेजकर इसके टुकड़े उड़वा दूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम नादान हो अर्जुन सिंह, तुम्हारी यूनिट दुश्मन का फौज का तो मुकाबला कर सकती है, मगर अग्नि सांप को नहीं मार सकती। अग्नि सांप तुम्हारी पूरी यूनिट को जलाकर राख कर सकता है। तुम्हारे फौजियों को पता ही नहीं चलेगा कि अग्नि सांप कहाँ पर है, और सांप अंधेरे में छुपकर तुम्हारे एक एक फौजी को आग लगाता जाएगा। मेजर खामोश आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। महाराज, अग्नि सांप का कोई ठिकाना तो होगा। मैंने कहा, वो अग्नि देवता का सांप है, दुनिया की कोई ताकत इसके ठिकाने का पता नहीं लगा सकती। इसको हर जगह जमीन जगह दे देती है, वो नजर आते आते गायब हो जाता है। हाँ अगर। मैं जुमला अधूरा छोड़कर चुप हो गया। वर्षा और ज्यादा परेशान हो गई। मेजर अर्जुन सिंह सहमी हुई मगर पूरी उम्मीद आवाज में पूछने लगा, फरमाइए महाराज, अगर क्या? मैंने कहा, अगर मैं अग्नि देवी की तपस्या करूं यानी चिल्ला काटूं तो मैं सांप का सुराग लगाकर इसे हलाक कर सकता हूं, फिर वो गायब होकर भी मुझे नजर आ जाएगा। मेजर अर्जुन सिंह मेरे पांव छूकर कहने लगा, महाराज, हम पर कृपा करें, आप यहाँ मेरे घर में ही रहें। आप जो कहेंगे मैं वो ला दूंगा, जितना घी कहेंगे, जितना दूध चीनी कहेंगे ला दूंगा। मैंने कहा, इसके लिए इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ एक खाली कमरा चाहिए और एक मोमबत्ती चाहिए, बाकी हमें अग्नि देवी का श्लोक 5000 बार दिल में पढ़ने हैं। मेजर अर्जुन सिंह मेरी मिन्नत समझ करने लगा। वर्षा रानी ने भी मुझसे चिल्ला करने की इल्तिजा की। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज की रात इस जगह बैठकर चिल्ला करूंगा। इसके बाद हमने ड्राइंग रूम में ही बैठकर खाना खाया। बड़ा पुरतकल्लुफ खाना था। खाने के बाद मैंने वेश्या से कहा, बाल के तुम्हारे बदन से मेरे हाथ की खुशबू मध्यम न हो जाए और अग्नि सांप तुम पर हमला न कर दे, इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जिस्म पर हाथ फेर दूंगा ताकि 3 दिन तक तुम अग्नि सांप से महफूज हो जाओ। वर्षा जल्दी से उठकर मेरे कदमों में आकर बैठ गई।
मैंने यूं ही इसकी पीठ पर गर्दन से ले जाकर नीचे 2-3 बार हाथ फेरा और कहा, जा बाल के, 3 दिन तक अग्नि सांप तेरे करीब भी नहीं फटकेगा। वर्षा मेरे चरण छूकर वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने रात के ठीक 12 बजे जाली चिल्ला शुरू किया, मोमबत्ती रोशन करके सामने प्लेट में रख ली और इसके सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। 15-20 मिनट बैठने के बाद मैं थक गया, पहलू बदल कर बैठ गया। 15-20 मिनट इस पहलू पर बैठे बैठे थक गया तो उठकर सोफे पर बैठ गया। फिर मैंने मोमबत्ती बुझा दी। कमरे में अंधेरा छा गया। वहां मुझे देखने वाला कोई भी नहीं था। मैंने इन्हें खबरदार कर दिया था कि अगर किसी ने मुझे चिल्ला करते हुए निगाह डालकर देख लिया तो मेरा चिल्ला दाया हो जाएगा और फिर वर्षा को अग्नि सांप से कोई नहीं बचा सकेगा। मैंने खूब मुर्गन खाना खाया हुआ था, मुझे नींद आ गई। मैं वहीं सोफे पर लेट गया। अचानक आंख खुली तो बाहर से परिंदों के बोलने की आवाज आ रही थी। खिड़की बंद थी, रोशनदान पर सुबह की रोशनी हो रही थी। दिन चढ़ गया था। मैं जोर जोर से श्लोक पढ़ने लगा। मेरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। कोई 10 मिनट तक मैं श्लोक पढ़ता रहा, फिर उठकर दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई भी नहीं था। मैंने आवाज दी, अर्जुन सिंह अंदर आ जा, तेरा काम हो गया है। मैं सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। मेरी आवाज पर फौरन अर्जुन सिंह अंदर आ गया। वो फुल वर्दी में था। मेरे चरण छूकर अदब से सामने बैठ गया। मैंने कहा, मैंने यज्ञ कर ली है। रात के पिछले समय आकाश का एक गेंद्रू मेरे पास आ गया। इसके आने से रोशनी हो गई। मैंने मोमबत्ती बुझा दी। गेंद्रू ने कहा, महाराज, आकाश के देवताओं ने स्वीकार कर लिया है। आप में वो शक्ति आ गई है जिसकी मदद से आप अग्नि सांप को जमीन की तह में भी देख लेंगे और इसे मार सकेंगे। वर्षा रानी भी अंदर आ गई थी। मेजर ने अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाई कि महाराज ने यानी मैंने कामयाबी से चिल्ला कर लिया है और अब मैं इसके दुश्मन को जमीन की गहराइयों में भी देख सकूंगा। मैंने कहा, अर्जुन सिंह, तुम्हें एक दिन छुट्टी करके मेरे साथ चलना होगा। मुझे अग्नि सांप की हल्की हल्की बू आने लगी है। मुझे यकीन है कि सांप श्रीनगर शहर के आसपास की पहाड़ियों में किसी जगह छुपा हुआ है। फिक्र न करो, हम इसे तलाश कर लेंगे। तुम्हें अपने साथ पिस्तौल के बजाय चाकू जरूर रखना होगा। वैसे तो मैं इसे अपने तरशोर से हला कर डालूंगा, फिर भी तुम चाकू जरूर रख लेना। मेजर अर्जुन सिंह बोला, महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप किस वक्त अग्नि सांप की तलाश में निकलना चाहते हैं? मुझे मालूम था कि इतवार का दिन छुट्टी का होता है। इतवार के दिन जेर जमीन फौजी प्रोजेक्ट पर काम बंद होगा। वहां अगर कुछ लोग काम कर रहे होंगे तो वो भी इतवार की छुट्टी पर होंगे और मेजर अर्जुन सिंह आसानी से मुझे वहां ले जा सकेगा क्योंकि मेरा टारगेट वही था। मैंने कहा, तपस्या के हिसाब से शुभ घड़ी का लगन इतवार को बैठता है। हम इतवार के दिन यहाँ से निकलेंगे। मेजर अर्जुन सिंह बोला, महाराज, इतवार कौन सी दूर है, परसों इतवार है, बीच में एक ही दिन बाकी है। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इतवार के दिन तक हमारे यहाँ ही रहें। मैंने कहा, हम जोगी सन्यासी लोग हैं बाबा, हम इतने दिन किसी के यहाँ नहीं ठहरते। हम आज चले जाएंगे, इतवार की सुबह को आ जाएंगे। तुम स्पेशल जीप तैयार रखना। हमें श्रीनगर के आसपास की सारी पहाड़ियाँ और जंगल देखने होंगे। अग्नि सांप वहीं छुपा हुआ है। मेजर अर्जुन सिंह ने कहा, जो हुक्म महाराज। इसके बाद मैं वहां से अपनी कमीगाह में वापस आ गया। कमांडो शेरबाज खान बेचैनी से मेरी राह देख रहा था। पूछने लगा, खैरियत तो थी? तुम सारी रात गायब रहे, मैं तो परेशान हो गया था। मैंने इसे सारी रोदात सुना डाली और कहा, इंडियन मिलिट्री के खुफिया प्रोजेक्ट की सुराग रसानी की राह हमवार हो गई है।